Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to look at the important news from the Hindu edition of 29th December 2022. Now some of the important news which we are going to see is at the editorial. Editorial में हम दो चीज़ें मेन पढ़ेंगे. एक तो हम नेपाल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हम एक पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी बातें भी हो रही हैं. ठीक है, और उसमें हम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर वेरियस मिथ्स विच हैज़ बीन डीमिस्टिफाइड बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द 5th राउंड. तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. और आगे इंडिया जैसे कंट्री जो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाली है 2023 में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो उसके बावजूद भी हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय अवेयरनेस पर क्यों ध्यान देना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. अलॉन्ग विद दैट वी विल लुक एट ट्रिपल टेस्ट. व्हाट इज दिस ट्रिपल टेस्ट? दिस ट्रिपल टेस्ट इज रिलेटेड विद ग्रांटिंग रिजर्वेशंस टू ओबीसी इन लोकल इलेक्शंस. तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, स्पेशली रिलेटेड टू यूपी, जहाँ पे जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसने यूपी गवर्नमेंट को कहा है टू कंडक्ट द इलेक्शंस फॉर लोकल इलेक्शंस फॉर म्यूनिसिपल बॉडीज विदाउट गिविंग ओबीसी रिजर्वेशंस फॉर नाउ. ओके, तो यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट की बात हुई है तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज कोविड स्पाइक लाइकली बट नो वेव अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल. सो यहाँ पे इंडिया के बारे में कहा गया है कि दैट इंडिया कैन एक्सपेक्ट अ राइज इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस थ्रू जनवरी, बट this is unlikely to lead to a surge in hospital admissions or even a wave, said a top official. Fine. So January can be crucial. We have seen a rise. There is a rise in cases in US, Pacific Island countries, Japan. और जो past trend दिया जा रहा है, it can say that yes, there can be a rise in next 30 days, but this cannot lead to the wave. ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा hospitalization नहीं होगा. Along with that, now let's take some important news which we have discussed earlier also. तो गवर्नमेंट ने देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. एक तो हर स्टेट्स में ड्रिल चल रहा है. देन देर इज कंपल्सरी टेस्टिंग विच विल रीइंफोर्स टू टेस्ट 2% ऑफ द पैसेंजर्स अराइविंग ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स. देन genomic surveillance to identify the various variants of coronavirus circulating in the country and bolstering the hospital facilities. Now, till now, 38 of the nearly 6,000 international flyers have been screened in the past week, okay, who have reported positive. Now, no case of BF.7 variant, which is circulating in China, is believed to be responsible for the surge in China, has been confirmed in India. तो इंडिया में BF.7 जो है दोस्तों, वो एक ओमिक्रॉन का, ठीक है ना, एक वेरिएंट है. ठीक है, तो वो अभी चाइना में जो केसेस अभी चल रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू BF.7 वेरिएंट, बट दैट केसेस हैज नॉट बीन डिटेक्टेड इन चाइना. नाउ इंडिया करेंटली हैज 3,468 एक्टिव कोविड-19 केसेस विद 46 एडेड सिंस ट्यूसडे. नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल. सो हियर नाउ वी विल सी अबाउट द नेपाल पॉलिटिक्स. नेपाल पॉलिटिक्स के बारे में हमें ये पता है कि जो मॉइस्ट लीडर हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा. नाउ ही हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द थर्ड टाइम एंड ही हैज़ ब्रोकन द अलायंस. ओके, तो इन्होंने पहले भी अलायंस ब्रोक किया था 2020 में. तो ये यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो केपी ओली का पार्टी है, इसके साथ इन्होंने अलायंस किया था. वो अलायंस इन्होंने तोड़ा 2020 में. उसके बाद उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ अलायंस किया और जब शेर बहादुर देउबा ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6th टाइम. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाद में जब इलेक्शंस जो हो रहे थे नेपाल में, इसके बाद उन्होंने फिर से अलायंस को तोड़ा. ये फिर से जाके यूएमएल के साथ मर्ज हुए. And now, though he has very less number of seats, he has only 89 seats, his party in the House of 275, but still he is the Prime Minister. So, यहाँ पे if you will just see that, the Nepali Congress, they have 89 seats and they have emerged as the largest party, but the opportunity to form the government has went to Prachanda for his electoral alliance after the elections. Okay. अब यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा हम ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे नेपाल के बारे में ताकि हमको समझ में आए कि वहाँ पे क्या चल रहा है. तो नेपाल जो है, पहले इट वाज अ मोनार्की, इट बिकेम रिपब्लिक इन 2008. 15 ईयर्स में अगर आप देखेंगे, नेपाल के पास 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हुए जो नेपाली कांग्रेस को बिलोंग करते थे. दे वर जीपी कोइराला, सुशील कोइराला और मिस्टर देउबा ट्वाइस हिमसेल्फ. देन 2 मोस्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्रचंडा
twice and Baburam Bhattarai. Then 3 UML prime ministers Madhav Nepal, Jhalanath Khanal and Mr. Odi twice. And एक बार ऐसा भी हो चुका है 2013 में कि जो चीफ जस्टिस थे वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप नेपाल के पॉलिटिक्स को कह सकते हो कि एक फ्लूइड पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पे, ठीक है। किसी भी पार्टी को जो है वहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, अलायंसेस बनते हैं, बिखरते हैं, फिर नए गठजोड़ होते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इट इज नॉट मीन्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। Then after this Maoist revolution, after the revolution in Nepal, which replaced monarchy with republic, and they adopted a new constitution in 2014, and elections were held in 2017. Then Prachanda, he was in coalition with Nepali Congress, but election के एक महीना पहले he again switched side to UML. Then again he reverted back to Nepali Congress and again to UML. ठीक है। सो इट इज़ मेनली बिकॉज जो यूएमएल के साथ अगर आप देखेंगे दैट इज़ द पार्टी ऑफ केपी ओली, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि केपी ओली के पार्टी के साथ इनका जो है आना जाना जो है ये बना रहता है, फाइन। बट अब ऐसे पॉलिटिकली फ्लूइड इन्वायरमेंट में देयर इज अ चांस ऑफ पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, फ्रॉम अपोजिशन साइड टू पावर साइड। Okay, now if this continues, okay, when the horse trading is rampant, that is definitely have an impact on the sentiments of the people. Okay, it also gives rise to new parties in Nepal, and old parties losing their sheen. फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया के लिए भी ये एक जो इंस्टेबिलिटी होता है तो ये एक चैलेंज होता है इंडिया के लिए, बट इंडिया was missing during the election campaign, and our prime minister, he was first to congratulate Mr. Prachanda on his appointment. फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो रिसेंट टाइम में इट इज़ फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि जयनगर बर्दीबास रेलवे, ठीक है। देन मोतिहारी अमलेखुंज ऑयल पाइपलाइन, then power generation in Nepal, it has picked up. India and Nepal, they have signed an agreement to export 364 megawatt, which was signed in June. Okay, so these are some of the important steps being taken between the two countries. But there are certain issues between India and Nepal. First is the demonetized Indian currency issue pending since 2016. Then the second is the recruitment for the Gorkha regiments since the launch of Agnipath scheme. Okay, so these are some of the pending issues with China. Then the next is certain factual issues. So who is the president of Nepal? So Vidya Devi Bhandari, she is the president of Nepal. The next is India must build awareness on population control. तो यहाँ पे इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें समझना होगा द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसने बताया है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट इज़ डिक्लाइनिंग and it is now 2%, ठीक है। तो total fertility rate, that is called as TFR, that is average number of children born to a woman in her reproductive age। अगर TFR 2 है या उसके नीचे है तो 2 है या 2.1 हम अगर है तो that is called as replacement level, that is called as replacement level, ठीक। So once we reach the TFR of 2.1, it means our population is stabilizing, ठीक है ना, that is called as population stabilization. So if you will just look at our national population policy 2000, ठीक है ना, तो जो national population policy 2000 है उसके कुछ goals हैं। तो if you will just see national population policy के जो goals हैं वो हम 3 उसमें divide करते हैं, short term या immediate goal, medium term goal and long term goal, ठीक है। short term goal क्या है? that to provide medical access, okay, to a woman, fine, then family planning etc. medium term है कि जो TFR है that is total fertility rate, it has to be 2.1, और जो long term है that is population stabilization by 2045. Now over here in this article, now there are two ideas. One is, should we have laws for population control? That is the first thing. Second, that what can be its impact and why India should focus on other things, like that India needs to adopt population control measures voluntarily. For that, there should be focus on strengthening public health infrastructure and raising awareness about the population control among the citizens of India. So if you will just see that if
in a country like India, if we force through laws the population control, for example, best example has been given here of Uttar Pradesh. कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का स्टेट लॉ कमीशन है, इट हैज कम आउट विद अ प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल दैट इज कॉल्ड एज उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021. So it has certain control measures, like the bill has said that no government job would be offered to couples with more than 2 children, but there is no clarification about what would happen to a person who had a third child after being in a government job. इसका मतलब है कि किसी का कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड दे ऑलरेडी हैव 2 चिल्ड्रन, बट व्हाट इफ दे हैव अ थर्ड चाइल्ड आफ्टर गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब. फाइन. And the second is a person with 2 children remarried and had a third child. अब ऐसे केस में क्या होगा? So these are some of the things, okay, which have been discussed over here. The next is the bill that National Family Health Survey, the fifth round of National Family Health Survey has already revealed that while focusing on awareness, India has achieved the total fertility rate of 2%. हमारा टारगेट क्या था? 2.1, तो उससे भी नीचे आ गया है, that is 2%. उसके साथ साथ अगर जो हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा देखें, दैट इट इंडिकेट्स दैट द फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम्स इज हायर देन हिंदूज. ये बट द गैप बिटवीन द टू हैज श्रंक सब्सटेंशियली. ठीक है ना? दैट इज इन 1992-93 द गैप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम फर्टिलिटी रेट वाज 1.1 व्हिच हैज नाउ रिड्यूस्ड टू 0.35. तो ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है. उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे, दैट अराउंड 20% मुस्लिम पॉपुलेशन, TFR हैज डिक्लाइन फ्रॉम 5.8% इन 1981 टू 2.7% इन 2011. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेट लें असम, यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन इज 33%, दैट TFR इज 1.9%. देन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 4.5% टू 1.4%. Now, all this data shows that Muslims have adopted better family planning measures than Hindu. The next is that even our External Affairs Minister S. J. Shankar has warned that if the law comes for controlling the population, that is called as forced population control, it can have very dangerous consequences. It can create a gender imbalance. Okay, so he has said that if we look at China, which enforced the one-child policy in 1980s, it caused a demographic imbalance and the China's population is aging. अच्छा, तो एक चीज ये है, तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो गया कि एजिंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए इतनी यंग पॉपुलेशन नहीं है. तो if you have very less number of people in the workforce, so definitely it will have control, it will have impact on the economy also. Now coming to India. There are many countries in Asia Pacific, including Japan, where the population is aging. Fine. Ab India is also slowly moving towards aging population. But if we start controlling the population through laws, then it can create a greater imbalance. The solution can be more worse than China in India. Okay. So these are some of the trends which have been discussed over here. The next important is Jan Vishwas Bill. So the government has tabled Jan Vishwas Bill in the parliament. Okay, so that is Jan Vishwas Bill 2022, which decriminalizes 183 offenses in 42 legislations, and it enhances the ease of living and doing business in India. Okay, so अगर आप देखेंगे that why the government has come up with such type of act where it is decriminalizing various offenses in 42 legislation, तो हम अगर कुछ statistics देखें तो हमको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी. That National Judicial Data Grid, where it says there are 4.3 crore pending cases, and out of that 3.2 crore cases are related to criminal proceedings. तो जो pendency of cases है उसमें criminal cases का जो proportion है वो बहुत ज़्यादा है. The second is that National Crime Record Bureau का जो prison statistics देखेंगे आप 2021 का, so there are total 5.54 lakh prisoners and against the capacity of 4.25 lakh. तो यहाँ पे जो जन विश्वास बिल है वो जो डिक्रिमिनलाइज करता है सर्टेन प्रोविजंस को एंड इट रिप्लेसेस इट विद फाइन. सो इट डज दैट थिंग इन सर्टेन एक्ट्स लाइक एयर एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. So these are primarily offenses which are regulatory in nature, and examination of the provisions of the bill reveals that stress has been on the replacement of imprisonment clauses with fines. Okay.
Yeah. Now coming to triple test rule for OBC quota in polls, the state governments push back. So now, what is this triple टेस्ट रूल? फाइन. सो ट्रिपल टेस्ट रूल जो है वो मैं आपको ट्रिपल टेस्ट रूल बता देता हूँ कि सिंपल होता है. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो कभी भी ओबीसी रिजर्वेशन देने के पहले किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है. So that first test is that the state should first establish the commission to study the backwardness of certain caste. After that, the second is that this commission will study the economic, educational, social backwardness of any caste, okay, of any class, fine, and then it will recommend to the state government, okay. So it will collect the quantifiable data, and the state government will give them reservation based on that data, okay, in proportion to what is required, in proportion to the population, etc. So that is the second thing, that the quantifiable data should be collected, okay, to determine the backwardness. The third is that once the states give the reservation, it should not breach the 50% quota limit. It should not breach the 50% reservation limit. So these are the triple test rule for OBC quotas in polls. The next is G20 campaigns for online safety digital innovation unveiled. So inviting the world to make use of the India stack, that is India's set of open APIs and digital public goods, and that India would soon also similarly open up its telecom stack. So Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav has launched the Stay Safe online campaign and Digital Innovation Alliance program. Fine. So this has been lauded by G20 Sherpa Amitabh Kant as among the first ever program to be launched worldwide as a G20 initiative. अब इन प्रोग्राम का क्या है ऑब्जेक्टिव? तो जो DIA प्रोग्राम है, डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम, it will have 174 startups from member countries with invitee countries sending in entries for digital solutions in 6 key sectors. उसके बाद जो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन है, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर रिस्क एंड द नीड फॉर साइबर हाइजीन इन एन इंक्रीजिंग डिजिटाइजिंग वर्ल्ड. Now friends, on the front page we have learned that 4 terrorists have been killed in Jammu. They were going from Jammu to Kashmir. Now Amit Shah, who is our home minister, he has reviewed security development projects in Jammu and Kashmir. तो यहाँ पे आपको मैं बस कुछ चीज़ें बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज़ नाउ एन यूनियन टेरिटरी. द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्री मनोज सिन्हा. ओके. और यहाँ पे 2019 का जो JNK रिओर्गेनाइजेशन एक्ट है, इट हैज़ made Jammu and state of Jammu and Kashmir into 2 UTs. One is a UT of Jammu and Kashmir. The second is Union Territory of Ladakh. Now, what is the difference between Jammu and Kashmir and Ladakh to UT? So, Jammu and Kashmir, it is an union territory with legislature, same like Delhi and Pondicherry. And Ladakh is a union territory without legislature. कुछ दिन पहले हमने ये भी पढ़ा था, जो लद्दाख के जो MP हैं पार्लियामेंट में, वो डिमांड कर रहे हैं दैट Ladakh should get benefits under 6th schedule. The next is after 2020 COVID beat, road fatalities on the rise. So number of road accidents in 2021 was 1.9% more than in 2019, shows the government report. Okay. Now if you will just see number of people killed per 100 road accidents, it has increased from 33.7 to 37.3. So this report has been released by Road Transport Ministry. Okay, it's annual report where it has shown that कोविड-19 के टाइम में जब लॉकडाउन था, इतने लोग सड़कों पे नहीं निकलते थे, तो जो फैटिलिटीज थी रोड पे वो कम थी. बट अब जैसे रोड पे निकलना स्टार्ट हुए हैं, अब जो है फैटिलिटीज जो है वो बढ़ते जा रही है. तो इफ यू विल जस्ट सी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड रिमेंबर. तो पहली बात तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है? द रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 report. Now if you will just see that in India there is on average 1130 accidents and 422 deaths every day, and 47 accidents and 18 deaths every hour. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा है. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सबसे डिस्टर्बिंग है वो ये है दैट यंग एडल्ट्स इन 18 to 45 एज ग्रुप अकाउंटेड फॉर 67.6% ऑफ विक्टिम्स ड्यूरिंग 2021. नौजवानों का वर्किंग एज पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इसमें प्रपोर्शन है. फाइन. नाउ इफ यू विल जस्ट सी 18 to 60, दैट इज 84.5% ऑफ द टोटल रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज. फाइन.
Then if you will just see, the most number of fatalities was in the hit from behind category, which accounted for 18.6% of the total road accident. Then a close second was death due to head-on collision, सीधा टक्कर हो जाना, that is 17.7%. Fine. Then there is a hit and run cases and hit from side cases. Of deaths from violation of traffic rules, speeding was a major killer, accounting for 69.6% of the fatalities, followed by driving on the wrong side of the road, that is 5.2%. उसके बाद देखिए मोबाइल फोन्स का भी अब बात हो रहा है. यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 19.9% ऑफ द टोटल रोड फैटेलिटीज एंड जंपिंग ट्रैफिक सिग्नल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 0.5%. उसके बाद अगर हम देखें सो रोड यूजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किसका हो रहा है, टू व्हीलर्स का, which accounts for 40.7% of the death, followed by pedestrians 16.9%, उनकी गलती भी नहीं होती. Then those traveling in car और taxis 16.4% और trucks और lorries का 8.9%. Okay. उसके बाद जो डेथ हुआ है, तो if you will just see, majority of them have happened on national highways. Okay. Then followed by state highways. उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान. Okay, now Tamil Nadu, Maharashtra and Madhya Pradesh, they have seen a rise in their share of fatalities from 2019 figure. Now, the next is China's pivot in COVID plans sparks jitters worldwide. So, US officials say they are considering COVID entry restrictions on travelers from China after countries including Japan and India introduced PCR testing on arrival for Chinese passengers. So, we already know that China has seen the surge in the cases because of BF.7. So China has scrapped quarantine for inbound travelers from January 8 onwards, dismantling the last remaining piece of stringent zero COVID policy and ending some of the world's harshest border restrictions. But still the cases are on the surge. Now other countries have moved in for imposing restrictions from people coming from China. Now Benjamin Netanyahu, now he has become the Prime Minister of Israel. So Benjamin Netanyahu, okay, he's the hardline, he always takes the hardline in Israel politics. Now after getting appointed, he says that his top priority is West Bank area. The next is eye for an eye Sharia system returns to course in Afghanistan. तो अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि women they will not be allowed to go in the universities. Okay, अब the second thing is now eye for an eye Sharia system which returns to course in Afghanistan. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ होता है, शारिया लॉ और इस्लामिक लॉ, कोड ऑफ लिविंग फॉर मुस्लिम्स. ओके, so they are based on local customs, cultures, okay, and religious school of thought, and they are very stringent. ठीक है ना. आप लोगों ने पहले भी ये सब न्यूज़ सुना होगा, हाथ काट देना, अंधा कर देना, स्टोनिंग करना, so all those things. The next is foreign direct investment chasing services sector despite manufacturing push. So this is the trend which is going on in India, that despite of having Make in India program which focuses on manufacturing, पर जो FDI है, that is foreign direct investment, it is still is larger in the service sector. So if you will just see the data, it will just clear everything. That services FDI, that is foreign direct investment, it rose to $153.01 between April 2014 and March 2022. Okay, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, so it has slowed down from 94.32 to $77.11 billion. The next is सिविल एविएशन सीइंग स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी. तो यहाँ पे मैं आपको वी शेप रिकवरी के बारे में बता दे रहा हूँ. व्हाट इज वी शेप रिकवरी? देखिए, वी शेप रिकवरी का मतलब होता है इकोनॉमी में कुछ हुआ, ठीक है, इकोनॉमी वाज गोइंग एंड इकोनॉमी केम डाउन. ठीक है ना. अब जो फैक्टर था जो इकोनॉमी को नीचे लेके जा रहा था, वो फैक्टर निकल गया. जैसे वो फैक्टर निकला, इकोनॉमी स्टार्टेड रीबाउंडिंग. ठीक है ना, एंड स्टार्टेड ग्रोइंग एट द प्रीवियस पेस. दिस इज कॉल्ड एज वी शेप रिकवरी. सेकेंड होता है के शेप रिकवरी. नाउ व्हाट इज के शेप रिकवरी? के शेप रिकवरी का मतलब होता है दैट some sectors are hit, they are going down, and some sectors are doing good, okay, and they are going up. This is called as K shape recovery. बॉडी जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के टाइम में ब्लू कॉलर जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, दे वर ऑल गोइंग डाउन. बट सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, ऑनलाइन जो बुकिंग्स होते हैं सारी कुछ,
वो सारे जो होते हैं वो दे वर ऑल गोइंग अप. मीन्स टेक बेस्ड कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, टेक बेस्ड कंपनीज, दे ऑल वर गोइंग up. Means they were seeing very robust growth, but other sectors they were languishing. So K-shaped recovery. But civil aviation के बारे में जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, is saying that it is seeing a strong V-shaped recovery. ठीक है, तो सिविल एविएशन सेक्टर it was also a badly hit sector during COVID-19, but now since the restrictions are moving out, so now they are doing good. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.